सो हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। तो आज यार हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 यानी कि पीरियोडिक टेबल शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ही इजी भी है और एट द सेम टाइम स्कोरिंग भी है। आपके चाहे जेई का एग्जाम हो चाहे नीट का एग्जाम हो, इससे क्वेश्चन आता ही आता है और इजी भी है। ठीक है, इतने लेंथी लेक्चर इसके नहीं होंगे जैसे आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने लिए थे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी चैप्टर खत्म भी हो जाएगा और इसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको मिलेंगे जो कि आपके आगे वाले बहुत से चैप्टर में लगेंगे। तो इस चैप्टर को हम स्किप भी नहीं कर सकते क्योंकि इसकी जो कंसेप्ट है वो आगे बहुत से चैप्टर में लगेंगे। ये समझ लो, अभी जो पहले 4 चैप्टर आपके केमिस्ट्री के हैं ये आपकी एबीसीडी है केमिस्ट्री की। अगर आपको एबीसीडी नहीं आती फिर आपको कुछ भी करना नहीं आएगा, फिर आप लाइन लिखना पैराग्राफ लिखना नहीं सीख सकते। तो ये एबीसीडी है केमिस्ट्री की, पहले 4 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरुआत से ही बताते आया हूं। तो चलो एक नवी हेडिंग डालना शुरू कर दो। आज से पीरियोडिक टेबल का लेक्चर नंबर 1 लेते हैं आज हम, राइट। तो हेडिंग डालो पीरियोडिक टेबल लेक्चर नंबर 1। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट भी बोलते हैं इसे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 1। आप सबको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ओके, तो पहला लेक्चर जो है, इस पहले लेक्चर में आप एक कह सकते हो कि ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है, या एक कह सकते हो इस लेक्चर में हम हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में हिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी, प्रोटॉन की कैसे हुई थी, इन सब के बारे में। इसी तरह अब हम पीरियोडिक टेबल की हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे। सबसे पहली बात तो ये आती है कि नीड फॉर क्लासिफिकेशन। क्या चीज? नीड फॉर क्लासिफिकेशन। क्या जरूरत पड़ी हमें पीरियोडिक टेबल बनाने की? जो आप पीरियोडिक टेबल आपने देखा होगा कभी ना कभी, तो ठीक है, तो क्या जरूरत थी हमें क्लासिफिकेशन करने की, कि अलग अलग ग्रुप्स बनाने के लिए हमें क्यों जरूरत पड़ी? देखो क्या था, 17th सेंचुरी तक आपके सिर्फ 31 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे। 17वीं सदी तक आपके सिर्फ 31 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे और इनकी प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करना, याद रखना इजी था, है ना, क्योंकि 31 एलिमेंट्स हैं, अभी इनको याद करना इजी था, इनकी प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करना, समझना इजी था। जब लेकिन 18वीं सदी की शुरुआत हुई तो एलिमेंट की जो डिस्कवरी का पेस है ना, मतलब एलिमेंट बहुत तेजी से डिस्कवर होने लग गए 18th सेंचुरी में। और 18th सेंचुरी में लगभग 1869 तक आपके ए एलिमेंट्स 31 से 63 हो गए, मतलब लगभग 2 गुना से भी ज्यादा हो गए। पहले आपके पास 17th सेंचुरी तक 31 एलिमेंट्स थे, 1869 तक आपके पास 63 एलिमेंट डिस्कवर हो गए थे। अब क्या हो रहा था, अब दिक्कत आ रही थी क्योंकि अब एलिमेंट्स बहुत ज्यादा हो गए, 2 गुना हो गए। अब इनकी प्रॉपर्टीज को रिमेंबर रखना, इनकी जो सिमिलैरिटीज हैं, इनकी प्रॉपर्टीज को रिमेंबर रखना, इनकी रिएक्टिविटी को, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी को, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी को रिमेंबर रखना मुश्किल हो रहा था, इनको याद करना मुश्किल हो रहा था क्योंकि बहुत ज्यादा हो गए ना यार, 63 एलिमेंट हो गए, अब इनको याद करना मुश्किल हो रहा था। तब साइंटिस्ट कुछ ऐसा एक तरीका ढूंढ रहे थे कि हम कुछ ऐसा करें कि जो जिन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं उनको किसी एक ग्रुप में डाल दें और हमें उस ग्रुप को बोल देंगे कि इस ग्रुप की प्रॉपर्टी यही है ना, कि ये अच्छा है, ये दिखने में अच्छा है, ठीक है, चमकता है, इसकी रिएक्टिविटी ऐसे है, ये सब बातें हो रही थी, राइट। अगर हम जो देखो, जैसे आपके पास मान लो 6 एलिमेंट है, उन 6 एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर है, अगर उनको आप एक ग्रुप में डाल दो और आप वो ग्रुप याद रख लो कि हाँ इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होंगे इनकी ए प्रॉपर्टी होगी, फिर वो अच्छा याद करना इजी होगा ना। उसके कंपैरेटिवली कि इन 6 की अलग अलग प्रॉपर्टी याद रखो। तो क्लासिफिकेशन करने का मेन रीजन यही था कि हम क्लासिफिकेशन का मतलब क्या, कि जिन एलिमेंट की सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं उनको एक सेम ग्रुप में डाल दो, इसी को बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जैसे जैसे एलिमेंट्स का नंबर इंक्रीज हो रहा था वैसे वैसे उनकी हर एक एलिमेंट की इंडिविजुअली प्रॉपर्टी को रिमेंबर रखना टफ हो रहा था सबके लिए। तो साइंटिस्ट ने ये सोचा कि हम कुछ एक ऐसा वे निकालते हैं, एक ऐसा तरीका निकालते हैं जिससे चीजों को याद करना इजी हो जाए लोगों के लिए भी, एज ए साइंटिस्ट के लिए भी, टीचर्स के लिए भी, स्टूडेंट के लिए भी। सो उन्होंने क्लासिफिकेशन की जिसके अकॉर्डिंग आगे आपकी डेवलपमेंट होने लग गई थी पीरियोडिक टेबल की। ठीक बात है। तो क्लासिफिकेशन किस लिए जरूरत क्यों थी? कि सिस्टमैटिक स्टडी हो पाए, इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए, इजी टू रिमेंबर हो जाए, इसलिए आपका नीड फॉर क्लासिफिकेशन था। ठीक बात है। अच्छा, तो अब जब एक क्लासिफिकेशन होने लग गई थी
जब आपकी पीरियोडिक टेबल की डेवलपमेंट होना शुरू हुआ था तो इसमें बहुत से महारथी आए थे। अलग अलग महारथियों ने अलग अलग वे में क्लासिफिकेशन की थी एलिमेंट्स की। देखते हैं, सबसे पहले भाई साहब आए थे कौन से आपके, सबसे पहले आए थे लवोजियर भाई साहब। ठीक है, सबसे पहली क्लासिफिकेशन दी थी लवोजियर भाई साहब ने। ठीक है, लवोजियर भाई साहब ने क्लासिफिकेशन दी थी। पहले आदमी थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स की करना शुरू किया था। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने छोटी सी एक क्लासिफिकेशन दी थी। इन्होंने क्लासिफिकेशन क्या की, इन्होंने एलिमेंट्स को जस्ट दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, एक मेटल और एक नॉन मेटल। इन्होंने दो पार्ट्स, दो ग्रुप बना दिए थे, है ना, दो इन्होंने सेगमेंट बना दिए थे। एक ग्रुप में उन सब एलिमेंट को डाल दिया था जो मेटल है, एक में उन सब को डाल दिया था जो आपके नॉन मेटल है। इनकी क्लासिफिकेशन यही थी। ठीक है, जो कि इतनी एक्यूरेट नहीं थी, सब जगह फिट नहीं हो पा रही थी, इसलिए आगे जाके डिस्कार्ड हो गया था। ठीक है, छोटी सी बात इधर बतानी थी। वैसे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग लवोजियर के बारे में जिक्र भी नहीं होता है, मैंने जस्ट बता दिया कि पहला आदमी था, बताना जरूरी है। ठीक है, आपका मेन शुरुआत होती है डोवर्नियर ट्रेड से। ठीक है, वैसे लवोजियर के अकॉर्डिंग उन्होंने क्लासिफिकेशन की थी एलिमेंट्स की मेटल और नॉन मेटल में, कि जो मेटल होंगे उनको एक सेगमेंट में डाल दिया और जो नॉन मेटल होंगे उनको एक सेगमेंट में डाल दिया। ठीक है, पहली क्लासिफिकेशन ऐसे हुई थी। अच्छा, आगे अब जो आपकी बात करें, अब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो सबसे पहले आए थे आपके डोवर्नियर भाई साहब। ठीक है, जो दूसरे महारथी थे आपके वो थे आपके डोवर्नियर भाई साहब। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना आप। ठीक है, डोवर्नियर्स भाई साहब आए थे, तो इन्होंने एक ट्रेड का कंसेप्ट दिया था। किसका कंसेप्ट? ट्रेड्स का। अभी देखते हैं क्या होता है ट्रेड्स। डोवर्नियर ट्रेड्स, डोवर्नियर, हाँ स्पेलिंग ठीक है। तो डोवर्नियर ट्रेड्स की बात करते हैं। देखो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने देखो ट्रेड का मतलब, देखो कुछ हिंट मिल रहा है आपको ट्रेड का मतलब क्या, कुछ 3 रिलेटेड वर्ड आ रहा है, 3 रिलेटेड, है ना। तो ट्रेड का मतलब होता है, ट्रेड का मतलब होता है कि 3-3 एलिमेंट का ओ बना देना, 3-3 एलिमेंट का ग्रुप बना देना। इन्होंने क्या किया था, 3-3 एलिमेंट के ग्रुप बनाए थे, जैसे लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। इनका इन्होंने ग्रुप बनाया, इन तीनों का एक इन्होंने ट्रेड बना दिया, इन तीनों का एक ट्रेड बना दिया। इसको बोलते हैं ट्रेड। 3-3 एलिमेंट का ट्रेड, 3-3 एलिमेंट का जो ग्रुप है इसको इन्होंने बोला था ट्रेड। और इनके अकॉर्डिंग ये था कि जो सेंट्रल एटम है, ये जो सेंट्रल, पहली बात तो जो ट्रेड बनाया था ना, ये जैसे एक आपके पास एक ट्रेड है, ये आपके पास एक ट्रेड है, मतलब 3 एलिमेंट को रखा गया था एक ग्रुप में। तो जो तीनों एलिमेंट थे ना, इन तीनों एलिमेंट की पहली बात प्रॉपर्टीज सिमिलर थी। उन्होंने जितने भी ट्रेड्स बनाए थे, पहली बात है, सिंपल सी बात, पहली बात है उन्होंने ट्रेड बनाए थे कि उन्होंने 3-3 एलिमेंट को एक एक ग्रुप में रख दिया था। और उन 3 एलिमेंट की आपस में उनको रखने का तरीका क्या था कि उन एलिमेंट को उन्होंने ग्रुप में रखा था, ट्रेड में रखा था, जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हो, जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हो। ऐसे नहीं कि किसी को भी उठा के इन्होंने रख दिया। इन्होंने देखा कि लिथियम की, सोडियम की और पोटेशियम की प्रॉपर्टी सिमिलर थी, तो इन्होंने इन तीनों को मिला के एक ट्रेड बना दिया, इन तीनों का मिला के ग्रुप बना दिया। ठीक है, पहली बात तो है कि इन्होंने ट्रेड कैसे बनाए थे, उन्होंने क्या किया, 3-3 एलिमेंट उठाए, उनकी प्रॉपर्टी सेम थी, उनको लेके एक ट्रेड बना दिया, जिसको हम बोलते हैं, जैसे ये आपका ट्रेड है, 3-3 एलिमेंट का ग्रुप बना दिया जिसको हम ट्रेड बोलते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट ये है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं चल रही है। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत स्टोरी वाइज चैप्टर चलेगा, बहुत कंसेप्चुअल भी है। आगे जैसे हम आगे ले जो 5-6 लास्ट के जो 5-6 लेक्चर है ना, वो बहुत डीप जाएंगे। ठीक है, अभी तो हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देख रहे हैं। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं वैसे। अच्छा, तो पहली चीज तो है कि जो जिन एलिमेंट्स की सिमिलर प्रॉपर्टी थी उनको मिलकर इन्होंने ट्रेड बना दिए थे, अलग अलग ट्रेड बना दिए थे। अब दूसरी इन्होंने चीज क्या थी, इन्होंने देखा जो ये जो सेकंड एलिमेंट है ना, जो सेंटर वाला एलिमेंट है, इस सेंटर वाले एलिमेंट का जो हमारा एटॉमिक मास था वो एवरेज था इन दोनों के मास का। जैसे इसका आपको पता है, कि इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 23, बोलो भाई, इसका 7 और इसका 39, ये आपको पता है। तो जब आप इसका और इसके एटॉमिक मास का एवरेज निकालोगे, वो ऑलमोस्ट इसके बराबर आ रहा है। जैसे देखो, इसका एवरेज निकालते हैं, 39 + 7 डिवाइड बाय 2, ऐसे निकालते हैं एवरेज। इन दोनों का अगर मैं एवरेज निकालूं तो ऐसे निकलेगा, 39 + 7 डिवाइड बाय 2। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं तो 39 आ गया। ठीक है, तो 46 डिवाइड बाय 2, तो ये आपका आया 23।
ये आपका आया 23। तो आप क्लियरली देख रहे हो कि इन दोनों का जो एवरेज, इन दोनों के मास का जब हमने एवरेज निकाला तो वो जो एवरेज वैल्यू आई वही आ रहा है सेंट्रल एटम के एटॉमिक मास के बराबर, सेंट्रल एटम के एटॉमिक मास के बराबर। बात क्लियर है? यही दो पॉइंट थे इनके पूरे क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। पहला पॉइंट क्या था कि इन्होंने जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर थी उनको उठाया और उनके ट्रेड बना दिया, तीन तीन मेंबर का एक ग्रुप बना दिया जिनको हमने ट्रेड बोला, ठीक है। और उन ग्रुप में जो सेंट्रल एटम था उसका जो एटॉमिक मास था वो एवरेज था फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट की, अप्रोक्सीमेटली उनके बराबर था। इस केस में तो एग्जैक्टली आ जा रहा है, जैसे और भी ट्रेड थे आपके, है ना, जैसे आपका क्लोरीन, है ना, तो क्लोरीन था जैसे आपका, है ना, तो आपका ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। तो जैसे ए भी एक ट्रेड था इनका, इन्होंने एक ट्रेड ए भी बनाया था, एक फेमस ट्रेड है, ए भी फेमस ट्रेड है। इसमें जैसे आपको पता है कि क्लोरीन का आपका एटॉमिक नंबर के एटॉमिक वेट कितना होता है 35.5, इसका ब्रोमीन का होता है 80, इसका होता है 127, है ना, 127। तो इन दोनों का एवरेज निकालो, इन दोनों का एवरेज निकालते हैं। 127 प्लस 35.5 डिवाइड बाय 2, तो कितना आ जाएगा 127 प्लस 35, 2, 6 एंड 16, तो 162.5 डिवाइड बाय 2, तो आपका आ जाएगा 81.5। तो लगभग इसके अप्रोक्सीमेटली आता ना, इसके आसपास आ रहा है। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि एग्जैक्टली इक्वल नहीं आएगा, लगभग आसपास आएगा। तो इन दोनों का जब फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जब आपने एवरेज निकाला उसकी जो वैल्यू आई वो अप्रोक्सीमेटली या क्लोज होती है किसके, सेंट्रल एटम के एटॉमिक मास के, सेंट्रल एटम के एटॉमिक मास के। यही दो पॉइंट इन्होंने बताए थे, याद रहेंगे, ठीक है। तो ये दो पॉइंट इन्होंने बताए थे। इस पॉइंट इनकी, लेकिन इनके क्लासिफिकेशन की लिमिटेशन क्या थी, किस ऑल नॉट एप्लीकेबल टू ऑल एलिमेंट, सब में एप्लीकेबल ही नहीं हो पा रहा था। अब जब सब में एप्लीकेबल ही नहीं हो पा रहा है तो लगाएं क्यों इसे, इसलिए डिस्कार्ड हो गया था कि सब में एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा था। जैसे कि अगर मैं बोलूं, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम का अगर मैं ट्रेड बनाऊं, हाइड्रोजन की पता है आपको प्रॉपर्टी वैसे सिमिलर होती है, लिथियम और सोडियम से नहीं पता तब भी कोई दिक्कत नहीं, एक बार पीरियोडिक टेबल पूरा कराने दो मुझे, आपको पता लग जाएगा कि क्यों इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती हैं। अभी के लिए मेरी बात मान लो कि हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी सिमिलर होती हैं। तो अगर इनके ट्रेड की बात करूं, तो इसका देखो, इसका मास 1 है, इसका 7 है, इसका 23 है। तो एवरेज निकालो, 23 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, तो इधर से आएगा 12। और इसका तो मास 7 है, तो ये आपका ट्रेड फॉलो नहीं हुआ। मतलब हर एक एलिमेंट में नॉट एप्लीकेबल टू ऑल एलिमेंट, कि हर एक एलिमेंट में एप्लीकेबल नहीं था, हर एक एलिमेंट में एप्लीकेबल नहीं था, इसलिए डिस्कार्ड हो गया था। क्योंकि क्लासिफिकेशन तो हम ऐसी चाहेंगे ना जो कि हर जगह वैलिड हो, ये तो सारे एलिमेंट में लगी नहीं रही थी, इसलिए आपका एप्लीकेबल नहीं था आपके हर एक एलिमेंट में, इसलिए डिस्कार्ड हो गया था आगे जाके। ठीक बात है, ठीक है। तो ये पूरा डोबर्नियर ट्रेड था, कुछ खास नहीं है। पहली बात आपका क्या है, इन्होंने तीन एलिमेंट को उठाया जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी, उनको एक एक ग्रुप में डाला जिसको हमने बोल दिया ट्रेड। और दूसरा पॉइंट इन्होंने ये बोला कि जो सेंट्रल एटम होगा उसका जो एवरेज, उसका जो एटॉमिक मास होगा वो एवरेज होगा फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का, उनके मतलब उनके लगभग आसपास होगा फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास का जब हम एवरेज निकालेंगे। ठीक है, जैसे इस केस में देखा 23 आ रहा था, इस केस में देखा 81.5 आ रहा था, तो लगभग क्लोज आ रहा है इसके। ठीक है, लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या था कि सारे एलिमेंट में एप्लीकेबल नहीं था, इसलिए आगे जाके डिस्कार्ड हो गया था। ठीक बात है। अच्छा, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब आगे अगर मैं बात करूं, अब आगे जो आपके फिर नवे भाई साहब आए, जो नवा महारथी आया, वो आए थे न्यूलैंड भाई साहब। उन्होंने दिया था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। वैसे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि लॉ उसी को हम बोल सकते हैं जो हर जगह वैलिड हो। वो वैलिड नहीं था, लेकिन चलो उसी नाम से बुलाते हैं। आप बेटर ये होता है कि हम ये लिखें कि न्यूलैंड्स रूल ऑफ ऑक्टेव, तब अच्छा लगता है कि चलो रूल तो वॉयलेट हो सकता है, लॉ वॉयलेट नहीं होता ना। लेकिन चलो लिख देते हैं हम भाई, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल लेते हैं थोड़ा सा। न्यूलैंड्स लॉ
है ना। मैं वैसे कहूँगा कि आप रूल लिखो, है ना, मोर एक्यूरेट यही है, ठीक है। न्यूलैंड लॉ या रूल ऑफ ऑक्टेव्स। अच्छा, इन महारथी ने कैसे क्लासिफिकेशन की, इसके बारे में बात करते हैं। लिखो, अकॉर्डिंग टू हिम when elements are arranged in increasing order of atomic weight, then similarity in property is observed after in every eighth element with first element। देखो इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला आप पहला काम ये करो कि एलिमेंट्स को अरेंज कर दो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, कि जिसका एटॉमिक मास सबसे कम है उसको सबसे पहले रखो, उसके बाद जिसका सबसे ज्यादा है उसके बाद जिसका ज्यादा है, जिसका सबसे ज्यादा है उसको सबसे आखिरी में रख दो। जब आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओगे एलिमेंट्स को, तो जो पहला एलिमेंट था उसकी प्रॉपर्टी हमेशा सिमिलर होगी किससे, एट्थ एलिमेंट से। जैसे देखते हैं, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, राइट। सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ठीक है, फॉस्फोरस, आपका सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो, आगे भी चाहो तो लिख सकते हो ना, पोटेशियम एंड कैल्शियम। अच्छा देखो इनके, अब देखो मैंने इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया। आपको पता है कि लिथियम का एटॉमिक मास 7 होता है, आगे 9 होता है, ऐसे बढ़ता जा रहा है आगे आगे, है ना। मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया है, पहली बात तो मैंने ये किया है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया। जैसे जैसे आप आगे जाते हो वैसे वैसे एटॉमिक मास बढ़ रहा है। आपको पता है कि लिथियम का एटॉमिक मास सबसे कम है, फिर बेरिलियम का, फिर बोरॉन का, ऐसे ऐसे बढ़ रहा है ना। फ्लोरीन का, इस लाइन में फ्लोरीन का सबसे ज्यादा है। तो पहले आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया, एलिमेंट्स को लगा दिया, ठीक बात है। फिर इन्होंने बोला अब गिनना शुरू करो। जब आपने पहले एक बार इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया, अब गिनना शुरू करो। ये जैसे आपका फर्स्ट एलिमेंट था, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ। तो इन्होंने ये बोला कि जो पहला एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी एट्थ एलिमेंट के साथ। ये इनका न्यूलैंड लॉ या न्यूलैंड का लॉ या रूल था ऑक्टेव का, है ना। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव इसको हम बोलते हैं। कि इनके अकॉर्डिंग क्या था कि जब एलिमेंट्स को हम अरेंज करते हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, देन सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज इज ऑब्जर्व्ड इन एवरी एट्थ एलिमेंट विद फर्स्ट एलिमेंट। पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया एलिमेंट को एटॉमिक मास में, पहले एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया, उसके बाद जो पहला एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी एट्थ एलिमेंट के साथ। ये इन्होंने बोला। अगर मैं काउंटिंग इधर से शुरू करूं, अगर मैं पहला एलिमेंट इसको मान लूं, जैसे पहला एलिमेंट मैंने इसको माना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर आया। तो मतलब अगर मैं इसको पहला एलिमेंट मान रहा हूं तो 8 नंबर इधर आया। तो मतलब बेरिलियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज आपस में सिमिलर होंगी। इसी तरह इसके सिमिलर किसकी होंगी, इसके, क्योंकि आप अगर इधर इसको 1 मानोगे तो आप देखना काउंटिंग करोगे तो इधर 2 आएगा, 3 4 5 6 7 8, है ना, 8 इधर आएगा। तो मतलब इन दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी। हाँ, इसी तरह इसका लोगे तो इधर 8 आ जाएगा, इसको 1 मानोगे तो इधर 8 आ जाएगा। तो इनका कहना यही था कि जब एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, देन सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज इज ऑब्जर्व्ड इन एवरी एट्थ एलिमेंट विद ए फर्स्ट एलिमेंट। सिंपल सा लॉ था,
ठीक है, इन ये रूल कहां से आता है? ऑक्टेव जैसे आपको पता है ना, जैसे हम म्यूजिक में होते हैं 7 सुर होते हैं ना, सा रे गा मा पा दा नी, ऐसे होता है ना, सा रे गा मा पा दा नी सा, ऐसे होता है। तो देखो अब पहला देखो, ए आपका सा है, ए बाद में फिर आपका सा रिपीट हो जाता है। जैसे म्यूजिक में हमेशा जो 8वां सुर होता है वो पहले सुर के साथ मैच करता है। तो इन्होंने म्यूजिक से ही ये कंसेप्ट लेके आए थे। म्यूजिक में भी ऐसी कंसेप्ट यूज होता है कि पहला जो सुर है वो हमेशा 8वें सुर के साथ मैच करता है, सा रे गा मा पा दा नी सा, है ना। तो एक फर्स्ट 2 3 4 5 6 7 8, तो आपका पहला सुर 8वें सुर के साथ मैच कर रहा था, इसीलिए इन्होंने इसका नाम ऑक्टेव दिया ना। जैसे 8वें पे आपका म्यूजिक का सुर सेम हो जाता है, इसी तरह इन्होंने बोला कि सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज इज ऑब्जर्व्ड व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, देन सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टी इन ऑब्जर्व विद एवरी 8th एलिमेंट विद ए फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, सिंपल सी बात है, क्लियर है। अच्छा, इनकी लिमिटेशन क्या थी? इनकी लिमिटेशन ये थी कि ये जो इनका रूल था ये एप्लीकेबल अप टू लाइटर एलिमेंट, मतलब हल्के एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल था। मतलब सीधी सीधी बात बोलूं तो एटॉमिक नंबर 20 तक के लिए एप्लीकेबल था। पहले 20 एलिमेंट के लिए तो एप्लीकेबल था, मतलब कैल्शियम तक तो एप्लीकेबल था, उसके आगे अप्लाई नहीं हो पा रहा था। पहले 20 एलिमेंट तक ही अप्लाई हो पा रहा था, उसके आगे अप्लाई नहीं हो पा रहा था। तो इसकी आप लिमिटेशन का एक पॉइंट बना के, अच्छा किसी भी चीज में पहले आप थ्योरी लिखा करोगे। मैं आपको नोट्स बताने का एक तरीका बता रहा हूं कि आप वैसे तो आपकी खुद की इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, तब भी बता रहा हूं कि पहले आप थ्योरी लिखा करोगे, बाद में जो मैंने लिमिटेशन बताई है तो इधर पहले हेडिंग डाल दिया करो कि ये लिमिटेशन है इसकी, है ना। अब बच्चे नहीं हो कि मैं आपको एक एक चीज बताऊं ऐसे, ठीक है। तो ऐसे लिमिटेशन की हेडिंग डाल के फिर इधर लिखा करोगे, ठीक बात है। अच्छा, ठीक है। तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव था। इन्होंने क्या बोला था कि जब एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, तब सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टी ऑब्जर्व होगी विद एवरी 8th एलिमेंट विद ए फर्स्ट एलिमेंट, एवरी 8th एलिमेंट की फर्स्ट एलिमेंट के, जहां से भी आप फर्स्ट से शुरू करोगे, जब उसके बाद आप गिनती करना शुरू करो, जो 8th एलिमेंट आएगा उसके साथ उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी, ये इन्होंने बोला था। ठीक बात है, चलो चलें। अच्छा, लिमिटेशन क्या थी कि पहले 20 एलिमेंट तक ही एप्लीकेबल था, सब में अप्लाई नहीं हो रहा था, फिर आगे जाके भी डिस्कार्ड हो गया था। जब सब में अप्लाई नहीं हो रहा है भैया, तो कैसे हम कर रहे? ठीक है, चलो। देख दे वेख दे कहानी बदल गई, तेरा रांझा बदल गया, मेरी रानी बदल गई। वेख दे कहानी बदल गई, तेरा राजा बदल गया, मेरी रानी बदल गई। अच्छा, ये हो गया आपका न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। उसके बाद जो एक नवे महारथी आए जो कि थोड़े ज़्यादा ताकतवर थे, इन्होंने बहुत इम्पैक्टफुल जर्नी अपनी चली, जो थे लोथर मेयर। इन्होंने कर्व दिया जिसको हम बोलते हैं लोथर मेयर कर्व, लोथर मेयर कर्व। इन भाई साहब ने क्या किया? इन्होंने क्लासिफिकेशन किया एलिमेंट की, इन्होंने ग्राफ बनाया। क्या किया इन्होंने? ही प्लॉटेड ए ग्राफ between atomic weight and atomic volume। इन्होंने कर्व बनाया या ग्राफ बनाया एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बेस पे, है ना। इन्होंने अलग अलग एलिमेंट लिए, उन सबका एटॉमिक वेट निकाला, उन सबका एटॉमिक वॉल्यूम निकाला, उसके बाद इन्होंने एक कर्व बनाया। एक कर्व कुछ ऐसा दिख रहा था, देखो एक कर्व कुछ कैसा था? ऐसा था। ऐसा कुछ कर्व था, ठीक है। इस साइड आपका क्या है? इस साइड आपका एटॉमिक
इस साइड आपका एटॉमिक वॉल्यूम है, इस साइड आपका एटॉमिक वॉल्यूम है, इस साइड आपका क्या है, एटॉमिक मास है ना, या एटॉमिक वेट बोल दूं। अच्छा, तो इन्होंने एक ऐसा अलग अलग एलिमेंट लिए और इन्होंने एक ऐसा कर्व बना दिया, एक ऐसा कर्व बना दिया, और इस कर्व से इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस निकाली। क्या ऑब्जर्वेशन निकाली? पहली चीज इन्होंने निकाली, जो टॉप पोजीशन थी, जो टॉप पोजीशंस थी, उनमें इन्होंने देखा कि अल्कली मेटल होता है। इन्होंने क्या किया था ना यार, ये जो कर्व इन्होंने बनाया जब एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट में, तो इन्होंने देखा कि जो सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट है, ध्यान से सुनना, इन्होंने जब एक कर्व बनाया तो इन्होंने देखा जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर थी, ध्यान से, जिन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सिमिलर थी वो सिमिलर टाइप की पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। फिर से, जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर थी वो सिमिलर टाइप की पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं। जैसे कि ये जो टॉप पोजीशंस है, हर एक कर्व की जो है टॉप पोजीशंस हैं, ये सारी पोजीशन, जैसे ए पोजीशन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है ना, रुबिडियम, ये जो टॉप पोजीशन है ये सारे अल्कली मेटल्स ऑक्यूपाई करते थे। अभी आपको अगर अल्कली मेटल नहीं पता तो मैं बता रहा हूं, जो फर्स्ट ग्रुप होता है वो आपका अल्कली मेटल होता है। सेकंड लेक्चर में मैं आपको पूरा पीरियोडिक टेबल याद करवा दूंगा। अभी के लिए आप इतना याद रखो कि इनको अल्कली मेटल्स बोलते हैं। अब पीरियोडिक टेबल वैसे आपने शायद देखा होगा, नहीं देखा तो एक बार देख लो यार, वैसे तो मैं अगले लेक्चर में दिखाई दूंगा, ठीक है, बनाएंगे हम और याद कर लेंगे, पूरा दिमाग में आपके छपा देंगे, लेकिन तब भी देख लेना एक बार कि जो आपका फर्स्ट ग्रुप है, मतलब आप फर्स्ट वर्टिकल लाइन देखोगे ना तो उधर दिखेगा आपको लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है। तो इन्होंने देखा कि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर थी उस सिमिलर टाइप की पोजीशन को ही ऑक्यूपाई कर रहे हैं। जैसे ए बी कर्व का टॉप पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है, ए बी कर्व की टॉप पोजीशन, ए बी कर्व की टॉप पोजीशन, ए बी कर्व की टॉप पोजीशन, मतलब अल्कली मेटल्स टॉप पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं कर्व्स की। ठीक है, तो इनकी जो क्लासिफिकेशन की ऑब्जर्वेशन थी, जो इन्होंने कर्व बनाया, उसमें क्या ऑब्जर्वेशन थी कि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट हैं वो सिमिलर टाइप की पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहे थे। हजम हो रही है बात? ठीक है, अच्छा, तो इन्होंने बोला, तो आपको याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए कि टॉप पोजीशन कौन ऑक्यूपाई करता है? अल्कली मेटल्स। टॉप पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं अल्कली मेटल। इसका तो वैसे एक रीजन भी है कि क्यों ऑक्यूपाई करते हैं, क्योंकि उनका एटॉमिक वॉल्यूम ज्यादा होता है। तब आप समझोगे जब मैं आपको एटॉमिक रेडियस का कंसेप्ट करा दूंगा इसी चैप्टर में। ठीक है, अभी के लिए आप बस कर्व याद रखो, ठीक है, कि ऐसा कर्व होता है। अच्छा, उसके बाद डिसेंडिंग पोजीशन, हाँ, डिसेंडिंग पोजीशन की बात करूं तो डिसेंडिंग पोजीशन आपकी ऑक्यूपाई करते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। जो सेकंड ग्रुप है आपका, आप पीरियोडिक टेबल में सेकंड ग्रुप देखोगे तो सेकंड ग्रुप को वैसे अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। अगले लेक्चर में बताऊंगा ये सब चीजें, लेकिन अभी भी बता देता हूं क्या ज्यादा है। ठीक है, जो सेकंड ग्रुप है उसको अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, है ना। तो डिसेंडिंग पोजीशन जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल। जैसे कि ए होती है आपकी ना डिसेंडिंग पोजीशन, है ना, ऐसे डिसेंड कर दी है जो, तो ए जो पोजीशंस थी ए आपकी ऑक्यूपाई कर दी हैं, ये जो पोजीशंस थी ये आपकी ऑक्यूपाई कर दी हैं कौन? अल्कलाइन अर्थ मेटल। जैसे कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, है ना, कैल्शियम, ये सब आपकी डिसेंडिंग पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रही थी। अच्छा, उसके बाद असेंडिंग पोजीशन, अच्छा, असेंडिंग पोजीशन ऑक्यूपाई करते थे हेलोजन्स क्या होते हैं? 17th ग्रुप, है ना। जिस हेलोजन्स कौन कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। में भी आपको पता हो, नहीं पता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मेरे तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पता तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पता हो तो अच्छी बात है। ठीक है, तो इनको बोलते हैं हेलोजन्स, क्योंकि मैं तो कराऊंगा ही ना अभी आगे। अच्छा, तो असेंडिंग पोजीशन हेलोजन्स ऑक्यूपाई करते हैं। असेंडिंग पोजीशन कौन सी? ए वाली, है ना, जो ऐसे वाली असेंडिंग वाली। ए डिसेंडिंग है, ए असेंडिंग पोजीशन। तो असेंडिंग पोजीशन आपकी हेलोजन्स ऑक्यूपाई करते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, है ना। तो ये आपकी असेंडिंग पोजीशंस ऑक्यूपाई करते हैं। अच्छा, एक लास्ट पोजीशन बॉटम ऑफ कर्व।
तो बॉटम ऑफ कर्व आपका ऑक्यूपाई करते हैं मेटलॉइड्स, जितने भी आपके मेटलॉइड्स हैं, एंड डी ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट बोलूँ मैं, बेटर तो ये रहेगा ट्रांजिशन एलिमेंट बोलूँ। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट ही ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम, मर्करी। बताऊंगा यार, अभी के लिए आप इतना याद रखो बस, ठीक है, कि मेटलॉइड्स है ट्रांजिशन एलिमेंट, जैसे कि आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्या होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, ये सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी शुरुआत इससे ही हो रही है तो ये आपको बताना तो पड़ेगा हल्का फुल्का, है ना। तो बॉटम ऑफ द कर्व, बॉटम ऑफ द कर्व क्या, जैसे ए जो पोजीशंस हैं, ए वाली पोजीशन है ना, ये जो बॉटम ऑफ कर्व वाली पोजीशन है, ए जो है, ए पोजीशंस कौन से एलिमेंट ऑक्यूपाई करते हैं? मेटलॉइड्स एंड ट्रांजिशन एलिमेंट, मेटलॉइड्स एंड ट्रांजिशन एलिमेंट, है ना। जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल इधर लाई करता है, आयरन, कोबाल्ट, निकल इधर ऐसे होते हैं, ठीक है बात। तो आयरन, कोबाल्ट, निकल इधर ऐसे होते हैं, ठीक बात है। तो ए इन्होंने यार लोथर-मेयर कर्व बनाया था, इन्होंने क्या किया था, ग्राफ बनाया था एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बेस पे, और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट हैं वो सिमिलर टाइप की ही पोजीशंस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं कर्व में, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। और एक कर्व आपको पोजीशंस पता होनी चाहिए, कभी कभी मे भी आपसे जेई में या नीट में पूछ लें कि इन लोथर-मेयर कर्व विच एलिमेंट्स, विच टाइप ऑफ एलिमेंट आर प्रेजेंट एट ए डिसेंडिंग पोजीशन, तो आप क्या बोलोगे? अल्कली मेटल्स, ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक बात है। अगर टॉप पोजीशन पूछे अल्कली मेटल्स, असेंडिंग पोजीशन पूछे हैलोजेंस, बॉटम ऑफ द कर्व में पूछे मेटलॉइड्स एंड ट्रांजिशन एलिमेंट, तो ये आपसे पूछ ले तो आप बता ही दोगे ना यार, अब क्लियर बात है। अच्छा, तो इधर से अगर मैं बोलूं तो इनके मेन बात क्या थी, इन्होंने ये बोला, इन्होंने क्या बोला बेसिकली, कि जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का मतलब क्या? वो प्रॉपर्टीज जो रिपीट होती हैं एक टाइम के बाद, है ना, वो प्रॉपर्टीज जो रिपीट होती हैं एक टाइम के बाद, कि कुछ टाइम के बाद रिपीट हो गई, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट, है ना, एटॉमिक वेट क्या, एटॉमिक वेट के पीरियोडिक, मतलब एटॉमिक वेट का फंक्शन है कि जितनी प्रॉपर्टीज है एटॉमिक वेट, जैसे जैसे हम आगे जाते हैं तो पीरियोडिकली आपकी प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं। जैसे आपने जब इसको अरेंज किया था, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो आपको पता है सोडियम का एटॉमिक वेट ज्यादा है, इसका और ज्यादा, इसका और ज्यादा है। तो जो हम अरेंज करते हैं एलिमेंट को, तो इन्होंने बोला कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट, मतलब इसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होगी इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ, ठीक बात है। तो इन्होंने ये बताया था, हालांकि ये चीजें आगे जाके आपका यूज भी होगा, ठीक है। अभी ये जाइए, आप कोई दिक्कत भी नहीं है, अगर अभी समझ लो बाद में समझ लो, बात एक ही है। अभी के लिए मेन आपको समझना है जरूरी है कि इनके चार पोजीशन आपको पता हो, कि चारों पोजीशन में क्या क्या चीजें थी, एक कर्व आपको पता हो, एक कर्व आपको पता हो। और लोथर-मेयर कर्व ही आपका बेस था, लोथर-मेयर कर्व ही आपका बेस था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का। किसका? मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का बेस था आपका लोथर-मेयर कर्व। आगे हम जो नेक्स्ट स्टेप करने वाले हैं, लास्ट करने वाले हैं आपका मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, उसका जो बेस था लोथर-मेयर कर्व ही था। अब देखते हैं आपका मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ठीक बात है। अच्छा चलो, तो लोथर-मेयर कर्व क्लियर है। इन्होंने बस एक कर्व बनाया एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट का, उसमें इन्होंने बोला कि जो सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट हैं वो सिमिलर टाइप की पोजीशंस को ऑक्यूपाई कर रहे थे, जैसे कि अल्कली मेटल्स टॉप पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहे थे, ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल असेंडिंग पोजीशन, हैलोजेंस डिसेंडिंग पोजीशन, और आपके बॉटम ऑफ द कर्व मेटलॉइड्स एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक बात है, ये इन्होंने बोला था। अच्छा, अब शुरू करते हैं मेन जो आज का टॉपिक है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। हेडिंग डालो, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। लोथर-मेयर कर्व ही उसका बेस था, ठीक है, लोथर-मेयर कर्व इज ए बेस ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। देखते हैं, चलो हेडिंग डालो, मेंडलीव, है ना, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे
पहली क्लासिफिकेशन थी जो कि काफी ज्यादा सक्सेसफुल हुई थी। ये नहीं कहूंगा कि अभी भी ये सक्सेसफुल है, आगे जाके डिस्कार्ड हो गई थी, लेकिन सबसे पहली ऐसी क्लासिफिकेशन जो कि काफी सक्सेसफुल हुई थी वो थी मेंडलीव की क्लासिफिकेशन। क्योंकि इन्होंने पहले आदमी थे जिन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था रोज में, मतलब ग्रुप में और पीरियड्स में। ये पहले एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने एलिमेंट्स को ग्रुप और पीरियड्स में अरेंज किया था, मतलब वर्टिकल कॉलम्स और हॉरिजॉन्टल रोज में इन्होंने एलिमेंट को अरेंज किया था। तो पहले आदमी थे जिनको बहुत अच्छी सक्सेस मिली थी, बहुत फेमस हुए थे उस टाइम में। ठीक है, इनका बेस लोथर मेयर ही था। ठीक है, लोथर मेयर का कर्व ही इनका बेस था, लेकिन फेमस है ज्यादा हुए थे। क्यों ज्यादा फेमस हुए थे? एक तो रीजन ये भी हो सकता है कि इन्होंने टेबल बना दिया था, तो सिस्टमैटिक स्टडी होगी थी, चीजों को याद रखना इजी हो गया था। एक टेबल के फॉर्म में जैसे हमको कोई चीज याद भी रखनी होती है तो हम टेबल बना लेते हैं, टेबल में याद रखना इजी होता है। तो टेबल बना दी तो सिस्टमैटिक स्टडी हो गई थी। दूसरा एक मेन रीजन ये भी था कि जो आपका लोथर मेयर कर्व था ना, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज पे बेस्ड था, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इन सब पे बेस्ड था। लेकिन जो इनका जो पीरियोडिक टेबल था ये फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ साथ केमिकल प्रॉपर्टीज पे भी बेस्ड था, और केमिकल प्रॉपर्टीज ही केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो इनका जो बेस था, लोथर मेयर कर्व तो था, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज तो था, लेकिन एट द सेम टाइम केमिकल प्रॉपर्टीज भी थी, इसलिए इनका पीरियोडिक टेबल ज्यादा फेमस हुआ था, या इनकी क्लासिफिकेशन ज्यादा फेमस हुई थी। ठीक बात है। अच्छा, इन्होंने देखा एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए थे काफी सारे, तो इन्होंने उन एलिमेंट्स को उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एक इन्होंने एक लॉ बनाया, एक इन्होंने लॉ दिया जिसको बोलते हैं पीरियोडिक लॉ, जिसको हम बोलते हैं पीरियोडिक लॉ। ये पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है देखते हैं। फिजिकल, इन्होंने एक लॉ दिया था जिसको बोलते हैं फिजिकल एंड, जिसको बोलते हैं पीरियोडिक लॉ। और ये पीरियोडिक लॉ क्या बोलता था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ, आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ their atomic weight, their atomic weight, that's it। ये था आपका पीरियोडिक लॉ। पीरियोडिक लॉ क्या बोलता था कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है एलिमेंट की, वो पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक वेट के। मतलब एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज वैरी करती हैं। मतलब जब आपकी रिपीट करती हैं, आप एक कह पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या कि कुछ पीरियोडिक फंक्शन का मतलब कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट करे, है ना, रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट हो चीजें, रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट हो चीजें। तो जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज थी एलिमेंट की, वो पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक वेट के, है ना, कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी रिपीट होती हैं जब एलिमेंट्स को हम अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक वेट। जब एलिमेंट्स को हम अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, तो आपकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आपकी रिपीट होती हैं, आपकी रिपीट होती है। तो इन्होंने एक लॉ दिया था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ठीक बात है। अच्छा, अब इस लॉ का यूज करते हुए ही इन्होंने एक टेबल का जन्म किया था, एक टेबल की डेवलपमेंट की थी, एक टेबल का विकास किया था जिसको बोलते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इस लॉ को बेस मानते हुए, इस लॉ को सिद्धांत मानते हुए इन्होंने एक टेबल बनाया जिसको बोलते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो अब उसको देखते हैं। ठीक है, तो पीरियोडिक लॉ आई थिंक क्लियर होगा कि, है ना, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट और पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो एटॉमिक वेट पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, एटॉमिक वेट पे डिपेंड करती है। एक है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी रिपीट होती हैं आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक वेट। ठीक है। अच्छा, तो इसी लॉ को बेस मानते हुए इन्होंने, इन भाई साहब ने अपना एक टेबल ही बना दिया कि इन्होंने एलिमेंट्स को टेबल के फॉर्म में अरेंज कर दिया। अच्छा, अब इनके मैं कुछ आपको पॉइंट्स लिखाता हूं। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के पॉइंट्स लिखते हैं। पहला पॉइंट यह था कि बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट। पहली बात,
कि मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड था, एटॉमिक वेट पे। ठीक बात है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 63 एलिमेंट्स वर अरेंज्ड। इनके पीरियोडिक टेबल में 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था। कितने एलिमेंट्स थे इनके पीरियोडिक टेबल में, 63 एलिमेंट्स थे। ठीक बात है। अच्छा, 60 कोई पूछ भी सकते हैं, डाटा वाइज पूछते भी हैं कभी कभी कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स थे, कितने एलिमेंट्स को अरेंज किया था मेंडलीव भाई साहब ने, तो 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया था। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट टाइम एलिमेंट्स आर अरेंज्ड systematically in tabular form के इतिहास में पहली बार हुआ था कि एलिमेंट को किसी ने सिस्टमैटिकली टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया था। ठीक है, तो इनके पॉइंट हैं, बात क्लियर है। पहला पॉइंट है कि एटॉमिक वेट पर डिपेंड करता है, 63 एलिमेंट अरेंज किए थे इन्होंने, और पहली बार ऐसा था कि इन्होंने पहला कोई एक ऐसा इंसान था जिन्होंने एलिमेंट्स को टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया था। ठीक बात है। अच्छा, जो टेबल इनका था, जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल था, अब ऐसे स्क्रीन में मैं दिखा देता हूं, एक बार देख लो, आप देख लो। ठीक है, तो जो आप पीरियोडिक टेबल देख रहे हो यही आपका मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लो, याद नहीं रखना है, बस देख लो एक बार कि हाँ ऐसा कुछ होता है। ठीक है, देख लिया। अच्छा, तो इसमें आप देखोगे, जो अभी आपको मैंने फोटो दिखाई थी, इसमें आप अगर देखोगे तो आपको दिखेगा कि इनके पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स थे एंड 8 ग्रुप्स थे। 7 पीरियड्स थे एंड 8 ग्रुप्स थे। पीरियड क्या होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, है ना। जैसे ऐसे आप देखोगे ना, टेबल ऐसा बना होगा एक, आपने जो भी टेबल देखा होगा, तो ये आपके ऐसे हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, इनको बोलते हैं पीरियड। और जो ऐसे वर्टिकल लाइंस होती है ना, इनको बोलते हैं ग्रुप। इनको क्या बोलते हैं, ग्रुप। ठीक है, तो आप पीछे जाके देख सकते हो, या तो अभी फिर से मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूं, तो आप देखो तो आपको दिखेगा कि 8 ऐसे ग्रुप बने होंगे, 8 ऐसे ग्रुप होंगे और 7 ऐसी रो होंगी। 7 रो होंगी, 8 कॉलम होंगी। कॉलम और रो तो यार आपको पता ही है ना, ए रोज होती हैं, कॉलम होता है। ठीक है, तो 8 आपके कॉलम होंगे और 7 आपके पीरियड होंगे, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, 8 आपके कॉलम, 7 आपके पीरियड। ठीक है, 7 आपके पीरियड या 7 आपकी रो। तो जो आपकी हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं उनको हम पीरियड बोल देते हैं, और जो ग्रुप होते हैं, मतलब जो आपके कॉलम होते हैं, उनको हम ग्रुप बोल देते हैं। जो कॉलम्स होती हैं उनको हम ग्रुप बोल देते हैं। ठीक है, तो इनके पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स थे, 7 पीरियड थे और 8 ग्रुप्स थे। ठीक बात है। अच्छा, 5th पॉइंट आप लिख सकते हो, ईच ग्रुप एक्सेप्ट 8th group divided further into 2 subgroups। हर एक ग्रुप, जो आपके 8 ग्रुप थे, इनके पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप थे, हर एक ग्रुप सिर्फ 8वें ग्रुप को छोड़ दूं। एक बार वापस जाके देखना, या मैं फिर दिखा देता हूं। आप इसमें देखोगे सिर्फ 8वें ग्रुप को छोड़ दो, तो उसके अलावा बाकी जितने भी ग्रुप थे, जैसे फर्स्ट ग्रुप था, हर एक ग्रुप आपका 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया गया था, 2 पार्ट में तोड़ दिया गया था। तो आप फर्स्ट ए और फर्स्ट बी ऐसे तोड़ दिया गया था। ऐसी सेकंड ग्रुप भी, आपका जो सेकंड ग्रुप था उसको भी आपका सेकंड ए सेकंड बी में तोड़ दिया गया था। जैसे आप फर्स्ट ग्रुप में देखोगे तो एक जगह आपके अल्कली मेटल्स लिखे होंगे, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और कुछ जो आपके सेकंड बी ग्रुप है उसमें आपका कॉपर, है ना, गोल्ड, ये सब होगा। आप देखोगे जो पहला ग्रुप आप देखना, पहला ग्रुप मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का देखना, उसमें आपको दिखेगा, पहले ग्रुप में आपको लिथियम, सोडियम, पोटेशियम भी दिखेगा और साथ साथ में कॉपर, गोल्ड, ये सब चीजें दिखेंगी। ठीक है, ये सब चीज दिख रही है आपको, दिख रही है। अच्छा, तो इन्होंने किया था कि हर एक ग्रुप को फर्दर इन्होंने डिवाइड कर दिया था 2 पार्ट्स में, कि फर्स्ट ए ग्रुप, सेकंड बी ग्रुप। उधर दिखाया, ऐसा लिखा नहीं होता है फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड बी ग्रुप, लेकिन इन्होंने हर एक ग्रुप को फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासीफाई कर दिया था।
ठीक है, फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। अच्छा, सिर्फ 8th ग्रुप को छोड़ के आप 8th ग्रुप देखना, 8th ग्रुप में क्या था, मैं 6th पॉइंट इधर लिख रहा हूं। 8th ग्रुप की स्पेशलिटी क्या थी कि 8th ग्रुप हैव 9 एलिमेंट्स। 8th ग्रुप में 9 एलिमेंट्स थे। इन्होंने क्या किया था, देखो 8th ग्रुप की स्पेशलिटी ये थी, पहली बात तो पहले जो 7 ग्रुप थे वो तो आपके फर्दर डिवाइड हो गए थे 2 पार्ट में। जैसे फर्स्ट ग्रुप आपका फर्स्ट ए सेकंड बी में, फर्स्ट ए फर्स्ट बी में, सेकंड ग्रुप आपका सेकंड ए सेकंड बी में, ऐसे आपका हर एक ग्रुप 2 पार्ट में, फर्दर 2 पार्ट में, 2 सब ग्रुप में डिवाइड हो गया था। लेकिन जो आपका 8th ग्रुप है उसमें 9 एलिमेंट्स थे। और कैसे थे एक्चुअल में, 8th ग्रुप में ना आपके 3 सेक्शन थे। कितने सेक्शन थे? 3 सेक्शन थे। ठीक है, आप देखोगे तो आपको दिखेगा 3 सेक्शन आपको दिखेंगे, आप टेबल देखोगे तो उसमें आपको दिखेगा कि 3 सेक्शन थे, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, ऐसे 3 सेक्शन थे 8th ग्रुप में। और हर एक सेक्शन में 3-3 एलिमेंट्स थे। हर एक सेक्शन में 3-3 एलिमेंट्स थे। टोटल कितने एलिमेंट हो गए? 9 हो गए। टोटल 9 एलिमेंट हो गए। 3 + 3 + 3 9 हो गए, है ना। 3 + 3 6 + 9, तो टोटल 9 एलिमेंट हो गए। ठीक बात है। ये पूरी बात थी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की। ये पूरी बात थी, इतना आपको बताना चाहिए। क्या क्या बताना चाहिए? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आपका बेस है किस पे? एटॉमिक वेट पे। 63 एलिमेंट को इन्होंने अरेंज किया था। फर्स्ट टाइम कोई महारथी पहली बार आया था जिसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था इन ए टेबुलर फॉर्म या सिस्टमैटिक वे में। ठीक है, इनके पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट थे, कितने ग्रुप थे या कितने पीरियड थे? 7 पीरियड थे और 8 ग्रुप थे। कॉलम्स को ग्रुप बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल कॉलम्स को ग्रुप बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड बोलते हैं। तो 7 पीरियड थे और 8 ग्रुप्स थे। बात क्लियर है? अच्छा, उसके बाद हर एक ग्रुप को इन्होंने क्या किया था? फर्दर डिवाइड कर दिया था 2 सब ग्रुप में। जैसे फर्स्ट ग्रुप को फर्स्ट ए फर्स्ट बी के नाम से डिवाइड कर दिया था। और जो बस 8th ग्रुप को छोड़ के, 8th ग्रुप की खासियत क्या थी कि जो 8वां ग्रुप था उसमें 9 एलिमेंट्स थे। एक्चुअल में 8th ग्रुप में आपके 3 सेक्शन थे और हर एक सेक्शन में आपके 3-3 एलिमेंट थे। तो मतलब 8th ग्रुप में आपके 9 एलिमेंट थे जो कि 3 सेक्शन में डाले गए थे और हर एक सेक्शन में आपके 3-3 एलिमेंट थे। ये 6 पॉइंट आपको पता होना चाहिए मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में कि इन्होंने ऐसे ऐसे ये चीजें बोली थी। ठीक बात है, ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल था। अब इसकी कुछ मेरिट्स और डीमेरिट देख लेते हैं कि इनकी मेरिट क्या थी, इनकी एडवांटेज क्या मिले इससे। इसको समझ लेते हैं कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या थी, मेरिट क्या थी, इनकी डीमेरिट क्या थी, इनकी खासियत क्या थी या इनमें कमियां क्या थी, उसको देखते हैं। ठीक है, तो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है, याद रहेगा किस पे? एटॉमिक वेट पे बेस है। 63 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे। ठीक है, एलिमेंट को पहली बार किसने सिस्टमैटिकली अरेंज किया था? ठीक है, 7 पीरियड हैं, 8 ग्रुप हैं। हर एक ग्रुप को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था एक्सेप्ट 8th ग्रुप। और 8th ग्रुप में क्या होता था? 9 एलिमेंट होते थे। एक्चुअल में 8th ग्रुप में 3 सेक्शन थे, हर एक सेक्शन में 3 एलिमेंट थे, तो टोटल 9 एलिमेंट हो जाते थे। दैट्स इट। बच्चों वाली बातें हैं। चलो, तो ये आपका मेंडलीव पीरियोडिक टेबल था। तो इनकी कुछ मेरिट और डीमेरिट देखते हैं और आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। अच्छा, चलो लिखो, मेरिट्स लिखो। मेरिट्स मतलब इनकी खूबियां क्या थी, है ना। मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। पहली मेरिट तो ये थी सिस्टमैटिक स्टडी। सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट की स्टडी करना सिस्टमैटिक हो गया था क्योंकि किसी ने पहली बार एलिमेंट्स को टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया था, तो सिस्टमैटिकली स्टडी हो गई थी, है ना। मतलब इजी टू रिमेंबर हो गया था। अगर मैं आपकी लैंग्वेज में बोलूं, इजी टू रिमेंबर कि याद करना इजी हो गया था एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को। क्योंकि जिस ग्रुप में हर एक ग्रुप के जो एलिमेंट है, जो जैसे पहला ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है, उनकी मतलब जो एलिमेंट ग्रुप में रखे गए थे उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती, ये इन्होंने बोला था। अगर आपको बस एक ग्रुप के किसी एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी पता है तो बाकी सबकी भी सिमिलर होंगी, तो इजी हो गया था। एक की प्रॉपर्टी याद रख लो, बाकी सबकी आपको याद रह जाएगी, है ना। तो सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट हो गई थी पहली बार, टेबल में अरेंज कर दिया था, सिस्टमैटिकली हम स्टडी कर पा रहे थे। बात क्लियर है? अच्छा, तो सिस्टमैटिकली स्टडी हो गई थी। दूसरा आपका था करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक
वेट, करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट। इन्होंने यार कुछ एलिमेंट्स के ना, इनके आने से पहले कुछ एलिमेंट्स का जो एटॉमिक वेट था वो गलत माना जाता था। जैसे बेरिलियम का पहले ना एटॉमिक वेट लोग मानते थे, इनके आने से पहले, मेंडलीव भाई साहब के आने से पहले बेरिलियम का एटॉमिक वेट लोग 13.5 मानते थे, जो कि इनकरेक्ट था। बेरिलियम का एटॉमिक वेट 13.5 थोड़ा होता है, कितना होता है, इसका वेट 9 होता है। तो इन्होंने काफी एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट को करेक्ट करने का काम किया था, जो कि पहले गलत बोले जाते थे कि इसका एटॉमिक वेट 13.5 है, इन्होंने सही किया इनको। तो इनकी दूसरी मेरिट क्या थी, इनकी दूसरी उपाधि क्या थी कि इन्होंने करेक्शन की थी कुछ डाउटफुल एटॉमिक वेट की, जैसा कि बेरिलियम की, है ना, बेरिलियम की थी, और किसकी किसकी की थी, बेरिलियम, प्लैटिनम, ठीक है, गोल्ड, ठीक है, गोल्ड की इन्होंने की थी, यूरेनियम की थी, ठीक है। तो इन सब की इन्होंने क्या की थी, करेक्शन की थी। ये सबको पहले, इन सब के जो एटॉमिक वेट है वो पहले गलत बताया जाता था, इन्होंने इन सब के एटॉमिक वेट को करेक्ट किया था। जैसे बेरिलियम का 13.5 बताया जाता था पहले, जब मेंडलीव भाई साहब नहीं आए थे, तो इन्होंने आके सही किया कि इन्होंने बोला नहीं 13.5 नहीं, इसका एटॉमिक वेट 9 होता है। तो इन्होंने करेक्शन की थी डाउटफुल एटॉमिक मास की, जैसे कि बेरिलियम की, है ना, गोल्ड की, प्लैटिनम की और यूरेनियम की, ठीक बात है। अच्छा, तो इन्होंने करेक्शन की थी डाउटफुल एटॉमिक वेट की। अच्छा, ठीक है, तो करेक्शन की थी। तीसरी चीज, डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स, डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स। आप पीरियोडिक टेबल को एक बार वापस देखो, पीरियोडिक टेबल को एक बार वापस देखो। इस पीरियोडिक टेबल में आपको दिख रहा होगा कि बीच बीच में कुछ खाली जगह है। जैसे एल्यूमिनियम के नीचे देखो, एल्यूमिनियम दिख रहा है आपको, एल्यूमिनियम दिख रहा होगा, देखो ध्यान से, Al लिखा है, पहले बोरोन लिखा है, फिर एल्यूमिनियम लिखा है। एल्यूमिनियम के नीचे एक व्हाइट कलर की खाली जगह है, दिख रही है, बीच में कुछ खाली जगह थी। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने प्रेडिक्शन की थी न्यू एलिमेंट्स की, इन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी। इन्होंने कुछ जगह बीच में अपने पीरियोडिक टेबल में, आपको दिख रहे हो गया, पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे तो आपको दिख रहा होगा कि बीच बीच में जगह खाली है, जो आपको व्हाइट व्हाइट जगह दिख रही है ना, खाली है। तो इन्होंने भविष्यवाणी की थी कि अभी कोई एलिमेंट डिस्कवर नहीं, एक तो एलिमेंट ऐसा है कि अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है दुनिया में, लेकिन है और वो इधर आएगा। इन्होंने इस चीज की भविष्यवाणी कर दी थी कि अभी हमें नहीं पता है कि, लेकिन एक एलिमेंट जरूर ऐसा है जो कि अभी एल्यूमिनियम के नीचे आएगा। तो इनकी क्लासिफिकेशन की मदद से इनकरेजमेंट मिली थी, बाकी साइंटिस्ट को एक मोटिवेशन मिला था, एक मोटिव मिला था कि हाँ चलो हम एलिमेंट को ढूंढते हैं। मेंडलीव भाई साहब ने बोला है तो सही बोला होगा, उन्होंने एलिमेंट को ढूंढना शुरू किया और बाद में वो एलिमेंट मिले भी और उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर भी आई थी एल्यूमिनियम के जैसे या बोरोन के जैसे। तो इनकी भविष्यवाणी सही हुई थी, डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स। तो इन्होंने कुछ बीच बीच में कुछ जगह खाली रख दी थी, जैसे बोरोन एल्यूमिनियम था तो इधर इन्होंने जगह खाली रखी थी, इधर इन्होंने जगह खाली रखी थी। बाद में पता लगा, इधर आपका बाद में एलिमेंट आया था गैलियम, बाद में इधर कौन सा एलिमेंट आया, इधर आपका आया गैलियम, ठीक है। जो जगह खाली थी ना, ये जगह खाली थी, इस एलिमेंट का इन्होंने नाम भी दिया था कि इधर जो एलिमेंट आएगा इसने इसका नाम दिया था ईका एल्यूमिनियम। क्या नाम दिया था, ईका एल्यूमिनियम। ईका का मतलब क्या होता है, ईका का मतलब होता है नेक्स्ट, है ना, ग्रीक, ईका एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है नेक्स्ट। मतलब इन्होंने इस एलिमेंट का नाम दिया ईका एल्यूमिनियम, मतलब नेक्स्ट टू एल्यूमिनियम, मतलब नेक्स्ट टू एल्यूमिनियम। और जब गैलियम डिस्कवर हो गया था तब पता लगा कि हाँ भाई, मेंडलीव की जो भविष्यवाणी थी वो सही थी कि जो बोरोन और एल्यूमिनियम जैसा ही सिमिलर प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई करता है गैलियम, एक ऐसा एलिमेंट डिस्कवर हुआ जिसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर थी बोरोन और एल्यूमिनियम के साथ। और ये भविष्यवाणी उन्होंने पहले ही कर दी थी कि अभी एक एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ है, लेकिन एक दिन जरूर आएगा कि एक एलिमेंट ऐसा डिस्कवर होगा जिसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी बोरोन और एल्यूमिनियम से, और उनको आप इसके नीचे रख देना। उन्होंने बोला था कि अगर मैं इस दुनिया में ना रहूं और एलिमेंट को डिस्कवर हो जाए तो जो ये मैंने खाली जगह छोड़ी है इधर आप उस एलिमेंट को रख देना। और उस एलिमेंट को उन्होंने नाम दिया था ईका एल्यूमिनियम, मतलब नेक्स्ट टू एल्यूमिनियम, मतलब नेक्स्ट टू एल्यूमिनियम। इसी तरह और भी थे, जैसे कार्बन, सिलिकॉन, बीच में इधर जगह खाली आ गई थी तो इधर जब एलिमेंट डिस्कवर किया गया तो जर्मेनियम आया।
इसको इन्होंने क्या नाम दे सकते हैं, इसको बोलेंगे क्या, इका सिलिकॉन, नेक्स्ट टू सिलिकॉन, इका सिलिकॉन, इसको इन्होंने नाम दिया था इका सिलिकॉन। तो ऐसे बहुत से एलिमेंट की इन्होंने डिस्कवरी करने के लिए इनकरेज किया था और बाद में डिस्कवरी हुई भी थी उन एलिमेंट की, इन्हीं के कारण जल्दी हो पाई थी और डिस्कवरीज। ठीक बात है। अच्छा, तो डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स में इन्होंने मदद की थी। ठीक बात है। तो इनकी ये मेरिट्स थी, इनकी ये मेरिट्स थी। पहली मेरिट ये थी कि सिस्टमैटिक स्टडी हो पाई थी, करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट हो गया था। जैसे बेरिलियम का आपका 13.5 माना जाता था पहले, बाद में उन्होंने करेक्ट करके उसे 9 किया था, जो कि सही था। तो डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट, उसके बाद डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट, तो इनके मदद से काफी नए एलिमेंट की डिस्कवरी होना शुरू हुआ था। ठीक बात है। तो इनकी ये मेरिट थी। अच्छा, अब इनकी कुछ कमियां भी देख लेते हैं। तारीफ तो बहुत हो गई, जब आपका नाम होगा तो बदनामी भी होगी है ना, जैसे जैसे नाम बनता है वैसे वैसे कुछ तो बदनामी होती है। चलो देखते हैं इनमें कमियां क्या थी। डीमेरिट्स लिखो, क्या कमी रह गई थी इनमें जिसके कारण आपका फाइनल पीरियोडिक टेबल बना था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, क्या कमियां थी। पहली कमी, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की पोजीशन को एक अच्छी तरह डिसाइड नहीं कर पाए थे। हाइड्रोजन की पोजीशन को, जैसे इन्होंने हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप में रख दिया था, इन्होंने हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप में रख दिया था। लेकिन हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी आगे जाके आपको पता लगेगा, जब आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखोगे तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में पता लगेगा कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज जो हैं वो सिमिलर होती हैं फर्स्ट ग्रुप के साथ भी, है ना, और साथ फर्स्ट ग्रुप के साथ भी, और आपका सेवंथ ग्रुप के साथ भी, है ना। सेवंथ मतलब 17 ग्रुप के साथ भी, है ना। आगे जाके आप रोमन वर्डिंग भी समझोगे। ठीक है, आगे जाके आप रोमन वर्डिंग भी समझोगे। मतलब ये बोलो फर्स्ट ग्रुप, अभी के लिए इजी के लिए आप बोलो फर्स्ट एंड 17th ग्रुप। आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो मतलब अल्कली मेटल्स और हेलोजेंस, हाइड्रोजन जो है उसकी प्रॉपर्टी अल्कली मेटल्स के साथ भी मिलती हैं और हेलोजेंस के साथ भी मिलती हैं। कैसे मिलती है हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अब इन्होंने क्या किया था, हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप में डाल दिया था। तो जब बाकी साइंटिस्ट ने पूछा कि इसको आपने हेलोजेंस के साथ क्यों नहीं रखा, इनको आपने हेलोजेंस के साथ क्यों नहीं रखा है, तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए। तो जो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन थी वो अनडिसाइडेड थी, सर्टन नहीं थी, डिस्क्राइब नहीं कर पाए थे। ठीक है, उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए थे, है ना, क्योंकि उस दो ग्रुप को सिमिलैरिटी शो कर रही थी। तो अगर आप एक ग्रुप में रख दोगे तो बाकी लोग ये बोलने लगे कि आपने इसको दूसरे ग्रुप में क्यों नहीं रखा, तो इनके पास कोई जवाब नहीं था। ठीक है, तो पहली बात पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। आगे पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, पोजीशंस ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, बोलो भाई, क्या होते हैं। सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर कर चुके हैं, किसमें करें, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। ठीक है, 1 घंटे का लेक्चर ले चुके हैं। तो आइसोटोप क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर डिफरेंट। ठीक बात है। अच्छा, जैसे कि हाइड्रोजन, है ना, H11, H21, H31, ये आपके 3 आइसोटोप्स हैं, ये आपके 3 आइसोटोप है हाइड्रोजन के। तो इनका एटॉमिक मास अलग अलग है, एटॉमिक नंबर सेम है। अच्छा, तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का बेस क्या था, एटॉमिक वेट। तो इनका अगर बेस ही एटॉमिक वेट था तो मतलब इनके जो पीरियोडिक टेबल में इसको भी कुछ पोजीशन देनी चाहिए थी, इसको भी कुछ पोजीशन देनी चाहिए थी, इसको भी कुछ पोजीशन देनी चाहिए थी, क्योंकि इन तीनों का वेट अलग अलग है। तो अगर आपने अपना बेस जो है वो एटॉमिक वेट माना है कि मैं एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग एलिमेंट की अरेंजमेंट करूंगा, तो इन 3 एलिमेंट्स का, इन 3 आइसोटोप का एटॉमिक वेट अलग अलग है। तो इसको भी पोजीशन देनी चाहिए थी कुछ, इसको भी कुछ जगह देनी चाहिए थी पीरियोडिक टेबल में। लेकिन आपको आइसोटोप्स को तो इन्होंने कोई भी जगह नहीं दी थी। तो
पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, ये इनकी दूसरी डीमेरिट थी कि इन्होंने आइसोटोप्स को कोई भी पोजीशन नहीं दी थी। कि अगर आपने एटॉमिक वेट को ही अपना रेफरेंस माना है, अपना बेस माना है, तो आइसोटोप्स को भाई जगह दो, क्योंकि आइसोटोप्स में अलग अलग मास होता है, तो इसको भी जगह दो, इसको भी जगह दो। इन्होंने कोई जगह नहीं दी थी, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स नहीं दी थी। ठीक है, तो इनकी ये दूसरी डीमेरिट थी। क्लियर है? अच्छा, आगे एनोमलियस पेयर, एनोमलियस पेयर्स। कुछ पेयर्स ऐसे थे जिनमें जैसे इनके अकॉर्डिंग क्या था, है ना, एटॉमिक वेट इनका बेस था कि मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे, उसके अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम अरेंजमेंट करेंगे एटॉमिक वेट के। लेकिन कुछ पेयर्स ऐसे थे, जैसे कि अगर मैं बोलूं आर्गन, जैसे कि अगर मैं बोलूं आर्गन और पोटेशियम, इन्होंने आर्गन को पहले रखा, पोटेशियम को बाद में रखा। जो कि हम देखें तो आर्गन का एटॉमिक वेट होता है 39.9 और पोटेशियम का होता है 39.1। आर्गन का एटॉमिक वेट ज़्यादा होता है, पोटेशियम का कम होता है, लेकिन तब भी इन्होंने इसको पहले रखा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना चाहिए था एटॉमिक वेट के, मतलब पोटेशियम को पहले रखना चाहिए था, आर्गन को बाद में, लेकिन इन्होंने आर्गन को पहले रखा, पोटेशियम को बाद में। तो ये तो अपनी जो स्टेटमेंट दी थी, तो उसी से मुकर गए, है ना, उसी के अगेंस्ट चले गए। इन्होंने बोला था कि अरेंज करेंगे एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग, तो एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग आपने इसको क्यों नहीं अरेंज किया? तो हर जगह इनकी मतलब अपने अकॉर्डिंग कुछ भी चेंज कर दे रहे थे। जो इन्होंने स्टेटमेंट दी थी वही कॉन्ट्राडिक्ट हो जा रही थी। इन्होंने ऐसे ही लिख दिया, इसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको फिट कर दिया। पहले इसको आर्गन को इधर लिख दिया था, पोटेशियम को इधर, जो कि करना इनको ये चाहिए था। अगर तुम अपना बेस मान रहे हो एटॉमिक वेट को, तो पहले आप पोटेशियम लिखते, फिर Ag लिखते, है ना, पोटेशियम लिखते, फिर आप आर्गन लिखते ना, सिल्वर नहीं आर्गन, आर्गन लिखते ना। तो लेकिन इन्होंने आर्गन को पहले लिखा, जो कि सही भी लिखा, लेकिन इसका रीजन नहीं दिया, क्योंकि आपने बेस तो अपना एटॉमिक वेट को माना है, और एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग तो आप ऐसे अरेंजमेंट करते कि पोटेशियम को पहले, आर्गन को बाद में, क्योंकि पोटेशियम का एटॉमिक वेट कम है, आर्गन का ज़्यादा है, आर्गन का ज़्यादा है। तो एनोमलियस पेयर, अलग अलग कुछ पेयर्स थे जिनमें ये अपनी ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में के अकॉर्डिंग नहीं लगा दिया था, कि इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग लगाते तो पोटेशियम पहले आता, आर्गन बाद में आता, लेकिन इन्होंने आर्गन पहले लिख दिया था, पोटेशियम बाद में लिख दिया था। ठीक है, अच्छा, ठीक है, तो अपनी ही स्टेटमेंट से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे, तो एनोमलियस पेयर्स। अच्छा, लास्ट डीमेरिट, some similar elements are separated and dissimilar element are grouped together। अब कुछ इनमें ऐसे भी एलिमेंट थे, जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर थी, तब भी उनको एक ग्रुप में नहीं रखा गया, जैसे कि कॉपर और प्लैटिनम आप देखोगे तो अलग अलग ग्रुप में आपको दिखेंगे। तो कॉपर और प्लैटिनम को एक ग्रुप में नहीं रखा गया, इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी, है ना। या मैं ये बोलूं कि गोल्ड और सिल्वर, है ना, गोल्ड और सिल्वर भी आप ले सकते हो, तो ठीक है, या गोल्ड AU ले लो ना, गोल्ड। तो इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी, तब भी इनको एक साथ नहीं रखा गया, बात ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी, तब भी इनको एक साथ नहीं रखा गया, इनको सेपरेट करके रखा, एक को उधर रख दिया, एक को उधर रख दिया, क्योंकि प्रॉपर्टी अगर ग्रुप में तो उन्हीं एलिमेंट को रखोगे जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, लेकिन इन्होंने प्लैटिनम और गोल्ड या प्लैटिनम या कॉपर की प्रॉपर्टी सिमिलर थी, तब भी उनको अलग अलग रख दिया, उसका रीजन भी नहीं दिया। ठीक है, दूसरी चीज डिसिमिलर, और कुछ ऐसे भी थे जिन एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं थी, उनको तब भी साथ रख दिया, जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम के साथ आपका कॉपर, है ना, कॉपर वगैरह रख दिया था, कॉपर सिल्वर, ये सब आपका उधर रख दिया था। ठीक है, कॉपर सिल्वर वगैरह आप देखोगे फर्स्ट ग्रुप में आपका लिथियम सोडियम पोटेशियम है, उनके साथ कोइनेज मेटल्स रख दिए थे। इनको क्या बोलते हैं? कोइनेज मेटल। कौन से मेटल? कोइनेज मेटल, जो कि सिक्के बनाने के काम आते हैं, है ना। तो अब इनकी प्रॉपर्टीज तो इसके साथ कुछ भी सिमिलर नहीं है ना, ये तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ये आपके अनरिएक्टिव हैं, इसलिए तो इसके सिक्के बनते हैं यार। अगर रिएक्टिव होते एटमॉस्फेयर से तो उनके सिक्के थोड़ा बनाते हम, तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं,
ए रिएक्टिव हैं, ए अनरिएक्टिव हैं, तो ए आपस में डिसिमिलर हैं, लेकिन तब भी इनको इन्होंने एक साथ रख दिया था। डिसिमिलर एलिमेंट्स आर ग्रुपेड टुगेदर। कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जो कि डिसिमिलर प्रॉपर्टी थे, तब भी उनको एक साथ रख दिया गया था। तो इनकी चौथी डीमेरिट थी कि कुछ सिमिलर एलिमेंट्स थे उनको सेपरेट कर दिया था, और कुछ डिसिमिलर एलिमेंट थे जिनको ग्रुप टुगेदर कर दिया था। ठीक है, तो ए इनकी 4 डीमेरिट थी, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, एनोमलियस पेयर, एंड सम सिमिलर एलिमेंट्स आर सेपरेटेड एंड डिसिमिलर एलिमेंट्स आर ग्रुपेड टुगेदर। बात क्लियर है? तो दैट्स ऑल अबाउट मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। उसके जो 6 पॉइंट्स थे, उसके बाद उनका पीरियोडिक टेबल मैंने आपको दिखा दिया कैसा दिखता है, उसके बाद उनकी मेरिट्स क्या थी, उसके बाद लास्ट में उनकी डीमेरिट्स क्या थी। ठीक है, इनका बेस क्या था, बस बेस याद रखना, इनका बेस था एटॉमिक वेट। इनका बेस क्या था? एटॉमिक वेट। अब नेक्स्ट लेक्चर लेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, और उधर देखेंगे कि बेस उन्होंने क्या माना था। ठीक बात है? तो आज के लिए इतना। आज हमने क्या क्या किया? आज हमने लवोजियर से शुरू किया। लवोजियर, पहले हमने लवोजियर की क्लासिफिकेशन देखी, उसके बाद हमने डोबर्नियर ट्रेड देखा, न्यूलन लॉ ऑफ ऑक्टेव देखा, उसके बाद हमने लोथर मेयर का कर्व देखा, फिर लास्ट में हमने मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल देखा। तो आज हमने 5 चीजें की हैं, इतना ही आज हमने करना था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। ठीक है, तो चलो इस लेक्चर की मैं आपको एक छोटी सी डीपीपी दे दूंगा, 5-10 मिनट में सोल्व हो जाएगी। 5-10 मिनट उसको देख लेना, डीपीपी जल्दी 5 मिनट में सोल्व हो जाएगी, उसको कर लेना सोल्व। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के साथ। आज के लिए इतना ही। हैव ए गुड डे।